वंदे मातरम साथियों। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। यदि आप लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं यूजीसी नेट से संबंधित सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेट एग्ज़ाम क्या होती है, इसके रिजल्ट्स जो आते हैं कितनी कैटेगरी के होते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़रूरी होती है, एज लिमिट क्या होती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, मार्किंग स्कीम क्या है एवं इसकी वैलिडिटी क्या होती है। साथ ही दिसंबर 2024 के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है और बहुत बड़ा सवाल, क्या इस साल एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, क्या नेगेटिव मार्किंग अप्लाई की जाएगी इस साल से, जानेंगे यह सभी बातों के बारे में। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेट एग्ज़ाम क्या है। तो नेट एग्ज़ाम, जिसका फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एक नेशनल टेस्ट है जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा करवाया जाता है। यह टेस्ट हर साल में 2 बार होता है, जिसे क्वालिफाई करके आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यह एग्ज़ाम कुल 85 सब्जेक्ट्स के लिए होता है। साथ ही इस एग्ज़ाम से जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी स्टूडेंट्स का चयन होता है एवं पिछले सेशन से इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी में एडमिशन के लिए भी नेट के मार्क्स का उपयोग किया जाता है। मतलब एक सिंगल एग्ज़ाम के मार्क्स के आधार पर 3 कैटेगरीज में चयन हो सकता है। ये 3 कैटेगरी कौन सी होती है? तो जैसे आप देख सकते हैं, कैटेगरी 1 जो होती है वो अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होती है। मतलब यदि आपका सिलेक्शन कैटेगरी 1 के लिए होता है तो आप जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे एवं पीएचडी एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल होंगे। अगर आप कैटेगरी 2 में सिलेक्ट होते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही पीएचडी में एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल होंगे। और यदि आप कैटेगरी 3 में सिलेक्ट होते हैं तो केवल आप पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। जैसा कि आप ये स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, यदि आप कैटेगरी 1 में सिलेक्ट हो रहे हैं तो आप तीनों ही चीज़ों के लिए एलिजिबल हैं। मतलब जेआरएफ के लिए भी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी और पीएचडी एग्ज़ाम के लिए भी। यदि आप कैटेगरी 2 में सिलेक्ट हो रहे हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। और यदि आप कैटेगरी 3 में सिलेक्ट हो रहे हैं तो आप पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। जनरली ये जो एग्ज़ाम होता है उसमें मान लीजिए यदि 100 एस्पिरेंट्स हैं, केवल 1% लोगों का सिलेक्शन जेआरएफ के लिए होता है, 6% लोगों का सिलेक्शन नेट के लिए होता है और पीएचडी का कोई ऐसा परसेंट फिक्स नहीं है। ये जो कमेटी होती है रिजल्ट को डिसाइड करने वाली, वो डिसाइड करती है कि कितने लोगों को पीएचडी के लिए क्वालिफाई करना है, पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई करना है। यदि आप कैटेगरी 1 के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपकी जो जेआरएफ की वैलिडिटी होती है वो 3 साल की वैलिडिटी होती है। मतलब जिस दिन आपका रिजल्ट आया उसके बाद से 3 साल के अंदर आपको अपना जेआरएफ पूरा करना है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो तो इसकी लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होती है। मतलब एक बार आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाइफ लॉन्ग एलिजिबल है। और ये जो तीसरी कैटेगरी होती है उसमें 1 साल की वैलिडिटी होती है। मतलब कि यदि आपने जिस दिन आपका रिजल्ट आया उसके 1 साल के अंदर अगर कोई पीएचडी का एंट्रेंस निकलता है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। देखिए एक्चुअल में जब पीएचडी में क्या होता है, पीएचडी में जो एंट्रेंस होता है, अगर आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो आपको नहीं देना होता है, लेकिन जो सेकंड स्टेप होती है इंटरव्यू, वो आपको ज़रूर देना पड़ेगा। मतलब इसका फ़ायदा ये है आपको कि आप लोगों को जो पहला जो फेस होता है हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो नहीं देना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न की और मार्किंग स्कीम की। तो जो एग्ज़ाम होता है ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, या साधारण भाषा में बोले तो एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। और इस एग्ज़ाम में टोटल आपको 150 क्वेश्चन होते हैं। इसमें इसको हम बोलते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर मिला के हमारा ये पेपर होता है। पेपर 1 जो होता है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और पेपर 2 जो होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। हालांकि ये एक ही पेपर होता है, कहने को ये 2 अलग अलग सेक्शन है, लेकिन 3 घंटे का आपका पेपर होता है जिसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2
के पूरे 150 क्वेश्चन आपके सामने होते हैं और वो आपको करना होता है। मतलब अलग अलग आपको कोई ऐसा ब्रेक नहीं मिलता। 3 घंटे का पेपर है, उसी के अंदर आपको पेपर 1 के 50 क्वेश्चन और पेपर 2 के 100 क्वेश्चन करना है। हर क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है, 2 नंबर का होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि यहाँ पर इस साल भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें आपका जो पहला पेपर होता है ये जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। इसमें इसके अलावा रिसर्च के क्वेश्चंस होते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, क्वांटा के क्वेश्चन होते हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं, आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ये जो 50 नंबर का पेपर होता है पेपर 1 उसके अंदर। और आपका जो पेपर 2 होता है वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। मतलब जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है 100 क्वेश्चंस आपके उस सब्जेक्ट डोमेन से होते हैं। यूजीसी नेट टोटल 85 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट होती है। और यदि आप लोग अपने सब्जेक्ट का सिलेबस अगर देखना चाहते हैं तो ये यूआरएल है या वेबसाइट है ugcnetonline.in। इस पे जाकर आप अपने सब्जेक्ट का सिलेबस देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा पेपर 1 का सिलेबस है। पेपर 1 जिसके अंदर हमारी 10 यूनिट होती है और हर यूनिट से हमारे 5-5 क्वेश्चन बनते हैं, जिससे हमारे टोटल 50 क्वेश्चन बनते हैं। इसमें देख सकते हैं आप, टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, रिसर्च एप्टीट्यूड आता है, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई और आईसीटी और पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। इस तरह से टोटल 10 यूनिट रहती है और हर यूनिट से हमारे 5-5 क्वेश्चन बन के टोटल पहला पेपर जो होता है वो 50 नंबर का होता है। दूसरे पेपर की बात करें तो दूसरा पेपर हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे ये कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस का सिलेबस है, इसमें भी 10 यूनिट होती है और एक यूनिट से 10 क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह से हमारा जो पेपर होता है पेपर 2 होता है उससे 100 क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो लिंक दी है ugcnetonline.in, इस पर जाकर आप अपने सब्जेक्ट का सिलेबस देख सकते हैं। हालांकि सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो पेपर 1 होता है वो कॉमन होता है। अब बात करें मीडियम की, तो आप जो एग्ज़ाम देते हैं वो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दे सकते हैं। जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा लैंग्वेज चेंज करने का। तो यदि आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में दे सकते हैं और इंग्लिश में यदि आप देना चाहते हैं तो इंग्लिश में आप आपका पेपर दे सकते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं और आप जनरल कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आपका जो भी पीजी का सब्जेक्ट है उसमें आपके 55% होना चाहिए। मतलब यदि आप कंप्यूटर साइंस में नेट देना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड यदि आपने पीजी किया हुआ है तो आपके 55% उसमें होना चाहिए यदि आप जनरल कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है। वहीं अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं या एससी एसटी के कैंडिडेट हैं या पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विथ डिसेबिलिटी है या थर्ड जेंडर के हैं तो 50% आपका मार्क्स होना चाहिए आपका पीजी में। एक और चीज़ है, जैसे जो लोग अभी पीजी कर रहे हैं या फाइनल ईयर में हैं और एग्ज़ाम तो वो लोग दे सकते हैं, लेकिन यदि उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो 2 साल के अंदर, मतलब जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके 2 साल के अंदर कहीं ना कहीं आपका फाइनल ईयर क्वालिफाई होना चाहिए विथ वही जो हमारा 55% है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो यदि आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस महीने में एग्ज़ाम हो रही है उसकी 1 तारीख तक आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, नॉट मोर देन 30 ईयर्स एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड। जो कि अभी जैसे हम बात करें इस दिसंबर 2024 का जो पेपर होने वाला है, जनवरी में एग्जाम होगा, तो 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए यदि आपको जेआरएफ के लिए अप्लाई करना है तो। और बात करें जो हमारी बाकी की 2 कैटेगरी है, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए अपर एज लिमिट नहीं है। अब आगे बात करते हैं, यदि आप दिसंबर 2024 के नेट एग्जाम के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ को अब डिटेल में देखते हैं। तो 19 नवंबर से हमारे फॉर्म भराना शुरू हो गए हैं। 19 नवंबर से 10 दिसंबर तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म का पेमेंट आप 11 दिसंबर तक कर सकते हैं। फीस क्या है, तो यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 1150 रुपये आपके लगेंगे।
यदि आप EWS कैंडिडेट हैं या OBC के कैंडिडेट हैं तो 600 रुपये आपके लगेंगे। यदि आप SC ST या PWD या थर्ड जेंडर के कैंडिडेट हैं तो आपके 325 रुपये फीस के लगेंगे। यदि फॉर्म भरने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, कोई एरर हो जाती है, तो 12 और 13 दिसंबर को करेक्शन विंडो ओपन होती है, उसमें जाकर आप अपना जो भी गलती है, जो भी एरर है उसको करेक्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम के डेट की बात करें तो एग्ज़ाम हमारा 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच होना है, मतलब सब्जेक्ट वाइज अलग अलग डेट्स पे अलग अलग शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होना है। तो आप जब जो भी फॉर्म भरोगे 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में आपकी एग्ज़ाम होना है। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि यदि आप लोग अपना नेट का फॉर्म भर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो देखिए, आपकी सारी मार्कशीट्स आपके पास होनी चाहिए। और मार्कशीट से रिलेटेड मैं एक बात यहाँ पे और बता दूँ आपको, और कि कई बार हमको ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम जो नाम है या फादर्स नेम है वो किसके हिसाब से हमको भरना है, मतलब 10th के हिसाब से भरना है या ग्रेजुएशन के हिसाब से या PG के हिसाब से। कई बार होता है कि कुछ लोगों का 10th में अलग नाम होता है, जैसे कुमार कहीं लिखा होता है, कहीं नहीं लिखा होता है। तो एक चीज़ यहाँ पर जो स्पेसिफाई करी गई है, आगे मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा, कि आपको जो आपकी 12th की मार्कशीट होती है उसके हिसाब से या आपकी जो एग्ज़ाम है जिसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको आपका नाम या पापा का नाम भरना है। तो आपके पास आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, और आइडेंटिफिकेशन के लिए बैंक पासबुक होना चाहिए विथ फोटोग्राफ, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी या अदर गवर्नमेंट आईडी आपके पास होना चाहिए। आपके पास आपकी जो मार्कशीट है जो जिसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर रहे हैं वो होना चाहिए। आपके पास आपका एक मेलिंग एड्रेस होना चाहिए विथ पिन कोड, आपका मतलब एड्रेस होना चाहिए जो आपको फॉर्म में भरना होगा। इसके बाद आपको आपके एग्ज़ाम के लिए 4 सिटीज़ को भरना रहता है कि आप कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ज़्यादातर तो आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो होता है उसमें आपको सेंटर मिल जाता है, फिर भी ये लोग आपसे 4 सिटी मांगते हैं। 4 सिटी आपको भरना पड़ता है आपकी चॉइस के रूप में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इन्हें ध्यान से देखें कि आपका सब्जेक्ट जिसके लिए आप नेट का फॉर्म भर रहे हैं उसका कोड क्या है, ठीक है, और आपने जो कोर्स किया है उस कोर्स के लिए क्या कोड है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हालांकि ये अपेंडिक्स 2 जो है, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 4, अपेंडिक्स 5, इन सब में आपको आपका सब्जेक्ट कोड मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आप जो भी कैटेगरी में आते हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और आपके पास आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और आपकी जो इमेजेस हैं, आपकी जो फोटो और सिग्नेचर है वो होनी चाहिए आपकी JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। इमेजेस के बारे में और मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि आपकी जो इमेज होना चाहिए वो 80% आपका फेस विजिबल होना चाहिए। आप कोई मास्क लगा के या ग्लासेस लगा के फ़ोटो ना खिंचाएं। उसके बाद आपकी जो साइन होती है वो रनिंग हैंड होना चाहिए। आपका ऐसा नहीं, आपको कैपिटल लेटर में आपका नाम नहीं लिखना है साइन के प्लेस पे। आप जैसी साइन करते हैं आपको वैसे ही आपकी साइन करना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो इनका आपको ध्यान रखना है। देखिए, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। 80% फेस आपका विजिबल होना चाहिए, और रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए। उसका साइज़ 10 KB से 200 KB के अंदर का होना चाहिए, और सिग्नेचर का साइज़ 4 KB से 30 KB के अंदर का होना चाहिए। कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों ही फ़ोटो आपकी चल सकती है ना। और आप जब फीस भरेंगे तो फीस भरने के लिए कौन कौन सा ऑप्शन है, तो आप SBI, कैनरा, ICICI, HDFC बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। और जब आपका फॉर्म का पेमेंट हो जाएगा तभी आपका जो फॉर्म है वो पूरा माना जाएगा, नहीं तो वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। अब फॉर्म जब आप भरते हैं तो देखिए, अलग अलग स्टेजेस में आपका फॉर्म भरा आता है। पहले रजिस्ट्रेशन पेज होगा, इसमें आप आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेलिंग एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें डालेंगे। इसके बाद आपकी जो दूसरी एजुकेशनल डिटेल्स वगैरह होती है, ये सारी डिटेल्स आप डालते हैं, और लास्ट में पेमेंट होता है। तो जब आप फॉर्म का पेमेंट कर देंगे तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। जब आप फॉर्म भर लेंगे तो आपका एक कंफर्मेशन पेज आएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म का, तो उसका आप प्रिंट आउट लेके रखें, और आपके फ्यूचर के लिए भी, रेफरेंस के लिए आप उसके 3 से 4 प्रिंट आउट निकाल के रखें आपके पास। एडमिट कार्ड की बात करें, जब आपका एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तो एक आध हफ्ता पहले आपको आपकी सिटी
बता दी जाती है कि आपको इस सिटी में आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जैक्ट सेंटर जो होता है वो आपका कहीं ना कहीं 1-2 दिन पहले ही बताया जाता है कि आपको एग्जैक्ट कहाँ जाना है एग्जाम देने के लिए। तो एडमिट कार्ड जब आपके आ जाएंगे तो आप उन्हें डाउनलोड कर लें, और वो एडमिट कार्ड आपको लेके आना है जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। अब बात करते हैं कि जब हमारा एग्ज़ाम हम देने जाएंगे तो हमें क्या क्या चीज़ों को अपने साथ में लेके जाना है। तो देखिए, आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, इसके अलावा एक पासपोर्ट साइज़ का आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जो वहाँ पर अटेंडेंस शीट में आपको पेस्ट करना होगा इन्विजिलेटर के सामने, और वो सेम फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जो आपने फॉर्म में भरा था। तो आपने फॉर्म में भरने के लिए जो फ़ोटो निकलवाई है वो फ़ोटो को भी आप संभाल के रखें आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। इसके अलावा कोई आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ओरिजिनल में भी होना चाहिए ये सारी चीज़ आपके पास। एक और चीज़, जो आपका आईडी हो और आपका जो एडमिट कार्ड में नाम आ रहा है, मतलब जो आपने फॉर्म भरते हुए समय जो भी नाम फिल किया था वो सेम होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका आईडी कार्ड में नाम डिफरेंट है और आपने जो फॉर्म भरा उसमें नाम डिफरेंट है। जैसा कि कई महिलाओं के केस में होता है कि उनकी शादी हो गई है तो उनका सरनेम अगर बदल गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर ऐसा कुछ है तो आपके पास यदि शादी मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो भी आपको फिर रखना पड़ेगा आपके साथ में। रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलें कि यार 9 बजे हमारा एग्ज़ाम होता है, तो 7 बजे से हमारी रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाती है। और जब आप वहाँ जाएंगे तो आपका एक बार जब आप एंट्री लेंगे तो ग्राउंड में आपका एक बार वेरिफिकेशन होता है। फिर जब आप आपके पर्टिकुलर हॉल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होता है, थंब लगा कर आपका वेरिफिकेशन करेंगे आपका कि आप सही कैंडिडेट हैं या नहीं। तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो 7 बजे, जैसे अगर 9 बजे का आपका एग्ज़ाम है तो 7 बजे आपका सेंटर ओपन हो जाएगा, 7 बजे से आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, और आधे घंटे पहले एंट्री जो है वो बंद हो जाती है। मतलब 8:30 बजे आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। समय से एग्ज़ाम सेंटर पे चले जाएं, लेट ना हो, क्योंकि ये जो वेरिफिकेशन वाली प्रोसेस होती हैं इसमें कहीं ना कहीं टाइम लगता है। तो आपको ज़्यादा हौच पौच ना हो, आप समय पे इसलिए टाइम से चले जाए। इसके बाद जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो कुछ दिनों के अंदर आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने से पहले कहीं ना कहीं आपकी आंसर की आती है, उसमें आपको आपने जो सॉल्व किया है वो जो आपने आंसर लगाए और जो करेक्ट आंसर आए वो उसका पूरा का पूरा आपको शीट मिल जाती है। आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और यदि आपको कुछ मार्क्स कोई क्वेश्चन अगर आपको गलत लगता है तो आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। यदि आपका क्वेश्चन चैलेंज के बाद अगर वहाँ जो कमेटी होती है उनको अगर लगता है कि क्वेश्चन गलत था, तो उस क्वेश्चन को के मार्क्स सभी को बराबर मिल जाते हैं। एक रिवाइज आंसर शीट आती है, और फिर रिवाइज आंसर शीट जो होती है वो फाइनल होती है, और उसके बाद कुछ ही घंटों में या 1-2 दिन के अंदर हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है। अब ये एनएक्सएल में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स हैं जो आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं। यदि आप फिजिकल हैंडीकैप हैं, आपको कोई राइटर चाहिए, या आप कोई दूसरी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उसके लिए जो भी फॉर्मेट्स लगते हैं वो सारे आपको एनेक्सर्स में मिल जाएंगे। तो आप ये देख लें, ये जो पीडीएफ है आपको एनटीए नेट की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। और यदि आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने ये पीडीएफ डाल के रखी है, और हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। CSIT स्कूल विद अजय दीक्षित, वहाँ जाकर भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। इसके बाद ये जो अपेंडिक्स है इसमें आपको जो अलग अलग कोड्स वगैरह हैं वो मिल जाएंगे। इम्पोर्टेंट जो मोबाइल नंबर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है पेमेंट से रिलेटेड या आपके फॉर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर ये जो कॉन्टेक्ट नंबर्स दिए हुए हैं इन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका जो कोड है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे सपोज करें आप कोई कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशन में आप नेट देना चाहते हैं तो उसका कोड 87 है। ऐसे आपको कॉमर्स के लिए आप देना चाहते हैं तो कॉमर्स का कोड 08 है। इंग्लिश के लिए देना चाहते हैं तो 3030 है। ऐसे सभी सब्जेक्ट्स के आपको कोड यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल 85 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जिसमें हम नेट के एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको आपका सिटी कोड भी लगेगा। तो ये जो आगे की है अपेंडिक्स, इसमें आपका स्टेट और आपका जो
सिटी है वो आप देख सकते हैं और आगे आपको कोड उसका दिख जाएगा। जैसे हम एमपी की बात करें तो एमपी में बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, सागर, सतना, उज्जैन, ये सारी सिटीज़ जो है उसमें आप अगर एमपी के एस्पिरेंट हैं तो आप ये इन सारी सिटीज़ में फॉर्म भर सकते हैं और उनका कोड ये सामने लिखा हुआ है। इसके बाद आपने जो पीजी किया है वो उसका कोड भी लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एमसीए किया है तो एमसीए का सब्जेक्ट कोड 13 है और एमएड किया है आपने तो एमएड का कोड 07 है, एमकॉम किया है तो 05 है। ऐसा आप आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट कोड आपको लगेगा जब आप फॉर्म भरेंगे उस समय। आपका स्टेट कोड क्या है तो स्टेट कोड भी देख ले आप पे। जैसे एमपी क्या है आप तो आपका स्टेट कोड 21 होगा, गुजरात के तो आपका स्टेट कोड 12 होगा। ये सारे जो टेबल्स हैं उसमें आपको आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड्स मिल जाएंगे। तो ये सारे आप नोट कर लें फॉर्म भरने से पहले ताकि बार बार आपको देखना ना पड़े। इसमें आके सारी चीज़ें जो आपको लगने वाली है फॉर्म में वो मैंने आपको बता दी है। इन सब चीज़ों को आप नोट कर लें और फिर फॉर्म भरें। ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आखिरी में ये आप जो फॉर्म भरेंगे उसके जो भी अलग अलग पेजेस होंगे उनका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लगने वाली है। तो उसके हिसाब से भी आप लोग अपने फॉर्म भरने से पहले सारी चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं। जो जो आपको लगना है, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको लगना है वो सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। और यदि आप लोग यहाँ तक रुके हैं और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में और भी इंफॉर्मेटिव डिटेल्स के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।